सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक मसले की गूंज है, नीट विवाद, जिसका हल क्या असल में मिल पाया है या नहीं, ये सवाल सबके मन में अभी भी बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने जाकर कह दिया कि ग्रेस मार्क्स हम हटा रहे हैं, लेकिन क्या जो बड़े मुद्दे हैं, क्या उनका हल निकाल पाएगा सुप्रीम कोर्ट? क्या एनटीए को कोई निर्देश जारी होगा या नहीं? इस सब पर आज बात करेंगे हम। हमारे साथ अभिनय मैथ्स हैं, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अभिनय मैथ्स के फाउंडर अभिनय शर्मा हमारे साथ इस वक्त मंच पर हैं और साल दर साल पेपर लीक की घटनाएं हमने देखी हैं, चाहे वो सेंट्रल एग्जाम्स हो या फिर स्टेट लेवल एग्जाम्स हो। और मैं अगर गलत नहीं हूं अभिनय जी, तो आप 2017 के मामले में विसल ब्लोअर का काम आपने किया था। 2017 से हम ये पेपर लीक की लड़ाई लड़ रहे हैं और सीबीआई जांच उस केस में हुई थी और मैंने खुद सीबीआई में 50 से भी ज़्यादा बार जा कर के सबूत से लेकर के हर तरीके से कोऑपरेट किया और अभी भी वो केस चल ही रहा है। फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है उस पर अभी तक और अभी तक जांच जारी है। उस केस पर आएंगे, उसकी पूरी बातचीत आपसे करेंगे कि 2017 में क्या हुआ था जब पेपर लीक की बात सामने आई थी। आपने, जैसे मैंने कहा, कि विसल ब्लोअर की भूमिका निभाई थी। अभी जो नीट के एग्जाम में हुआ है, कई लोग उसे सीधा सीधा स्कैम करार दे रहे हैं। आप क्या मान रहे हैं कि वो स्कैम हुआ या फिर आप कोई दूसरा पक्ष रखते हैं? नहीं, बिल्कुल स्कैम हुआ है। आप पटना में देखिए, पेपर लीक हुआ है, ओएमआर बाहर आ गई, एफआईआर हुई है, पेपर का जला हुआ हिस्सा मिला है। कैसे नहीं है पेपर लीक, कैसे नहीं है स्कैम? आप देखिए कि गोधरा में जाकर के झारखंड, बिहार, उड़ीसा के बच्चे 1000 किलोमीटर दूर पेपर देने जा रहे हैं। ये स्कैम नहीं तो और क्या है? 14 जून को रिजल्ट आना था, 4 जून को ही दे दिया गया ताकि वो चुनाव के हाउल्ला में उसका पता ना चले कि पेपर में स्कैम है। तो और इसके अलावा विंडो को दोबारा खोला गया। ये सब स्कैम नहीं तो क्या है? ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। एक क्वेश्चन इतना डिस्प्यूटेड था, उसमें 2 आंसर्स दे दिए गए, फिर बाद में कह दिया गया नहीं हम इसको हटा रहे हैं। तो ये स्कैम ही है। एक पेपर में पूरे नंबर 67 बच्चों के आ जाना, एक सेंटर से 8 बच्चों का सिलेक्शन हो जाना, ये स्कैम नहीं तो क्या है? आप भी ये बात मानते हैं, जिस तरह से रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन की गई, उस पर भी कई लोगों को संदेह है कि क्या उनमें कोई टॉपर थे? क्योंकि आमतौर पर आखिरी दिन, रजिस्ट्रेशन विंडो के आखिरी दिन पर तो कोई अव्वल स्टूडेंट जो है वो अपना रजिस्टर अपने आप को नहीं करेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ऐसा कभी हमने पहले नहीं देखा। मैं तो 2017 से बहुत बारीकी से देख रहा हूँ। आप भी देखती है, मैं ट्विटर पे लगातार लड़ाई करता रहता हूँ। जो एग्जाम्स में नहीं भी पढ़ाता हूँ उनके बच्चे भी मुझे भेजते हैं कि सर देखिए यहाँ पे पेपर लीक हुआ है और कुछ भी नहीं हो रहा है। कितने सारे एग्जाम्स आपने देखे भी कि एमपी में पटवारी का एग्जाम हुआ, टॉपर ये नहीं बता पाया कि राजधानी क्या है एमपी की। और एक मंत्री का जो कॉलेज था ग्वालियर में, उससे बहुत सारे बच्चे हुए सेलेक्ट और उसके बाद एक एजेंसी का गठन किया गया जिसने ये देखा और बाद में ये कह दिया गया जांच के बाद कि कोई घपला नहीं हुआ है एग्जाम में। तो हम लगातार देख रहे हैं कि पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या बन गया। और जब नीट की बात आती है, जहां से डॉक्टर्स बनेंगे, सोचिए 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि अगर एक भी फर्जी डॉक्टर बनता है तो पूरी परीक्षा रद्द की जानी चाहिए। और यहाँ तो साफ साफ पता चल रहा है, बिहार के ईओयू ने भी बोला है कि हाँ लोग पकड़े गए हैं, लोगों ने माना है कि उनको आंसर्स पहले रटा दिए गए थे, पोस्ट डेटेड चेक मिले हैं, 2.5-3 करोड़ के 32 लाख में पेपर बेचा गया है। और एनटीए की जो हरकतें हैं कि पेपर का रिजल्ट पहले दे देना, डेट से पहले विंडो खोलना, विंडो अगर कभी खुलती है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्या हुआ कि आज तक फॉर्म भरने की तारीख थी, क्या हुआ, लेकिन उस दिन वेबसाइट क्रैश कर गई तो उसको उसी वक्त 2 या 3 दिन के लिए खोल दिया जाता है। बट इस केस में क्या हुआ, बंद हो गई, उसके कुछ दिनों बाद फिर वापस खोला गया। तो किसके कहने पे खोला गया, क्यों खोला गया? और खोला जाता है तो उस दौरान चलो 1000-2000 लोग फॉर्म भर सकते हैं, जहां केवल 24 लाख बच्चे पेपर दे रहे हो, वहां उस विंडो में 40-50 हजार लोगों का फॉर्म भरना तो संशय पैदा करता ही है। इसके अलावा क्या बातें आपको लगी जिस वजह से आप ये कह सकते हैं कि भाई स्कैम हुआ है? आप, क्योंकि पहले जब खबर आई, पहले तो 67 टॉपर की खबर आई, उसके पहले संदेह इस पर भी हुआ कि 14 जून की जगह 4 जून को रिजल्ट निकाल दिया जाता है जब देश भर में चुनाव के नतीजे घोषित हो रहे हैं। आपको भी इन तमाम बातों पर संदेह आता है? नहीं, बिल्कुल आता है। और देखिए, पेपर सरल बनाने की वजह, जब भी किसी एजेंसी को इस तरीके के घपले करने होते हैं ना, मैं भी 8 साल से ये चीज़ देख रहा हूँ, तो वो पेपर का लेवल उस वक्त आसान कर देते हैं। अगर यही पेपर इतना मुश्किल होता, जैसे बहुत सारे लोगों का कहना है कि पहले नीट में कभी इतने टॉपर नहीं आए,
तो इस बार जो 67 आए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 67 के 67 नकल से ही आए, लेकिन पेपर का लेवल इसलिए कम कर दिया गया ताकि ये आपत्ति ना हो। वरना अगर पेपर मुश्किल होता और उस केस में नकल वालों के 720 आते, तब ये मामला और ज़्यादा जल्दी तूल पकड़ लेता कि इतने मुश्किल पेपर में 720 कैसे आ सकते हैं। तो ये भी एनटीए की एक साजिश का हिस्सा है कि पेपर को इतना आसान बना देना ताकि इतने बच्चों के 720 नंबर आ गए। और ये भी अनफेयरनेस को दिखाता है। आप एक इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम में ऐसा कैसे कर सकते हैं जहाँ पे हम यही ना पता लगा पाएँ किसको लेना है किसको बाहर करें। जैसा कि मुझे पता है कि एम्स में 60 सीटें होती हैं और 67 बच्चों के 720 हैं, तो अब कौन से 60 बच्चे जाएंगे एम्स में, ये तय कर पाना कितना मुश्किल है। फिर ये जैसे ग्रेस मार्क्स से इन्होंने रूल बनाया, फिर ये ऐसा कुछ रूल बना देंगे कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ कम है ज़्यादा है इतने लोगों को दे देते हैं। तो ये कोई पैमाने थोड़ी है किसी को भी डॉक्टर एम्स से बनाने के, ना ही हो सकते। आप तो इतने सालों से छात्रों को पढ़ाते हैं, उनके साथ रहते हैं, आपको पता होगा कि जब पेपर लीक जैसी घटना होती है जिसको लेकर हम देख रहे हैं कि बिहार, गोधरा और तमाम जगहों पर एक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार पहले दिन से ये कह रही है कि भाई पेपर लीक नहीं हुआ है। सबसे पहली बात ये कि छात्रों पर इसका क्या असर पड़ता है, उनकी मानसिक स्थिति पर इसका क्या असर पड़ता है। और दूसरा सवाल ये, आपको लगता है कि पहले दिन से एनटीए और सरकार दोनों ही कहीं ना कहीं ये दाग अपने पर नहीं लगने देना चाह रहे थे कि पेपर लीक का दाग बस ना लगे। अभी अभी सरकार बनी है, कोई ये नहीं चाहेगा। मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। पहली बात आपने कही कि पेपर लीक का क्या असर पड़ता है। मैं स्टूडेंट भी रहा हूँ। 2012-13 में मैंने खुद तैयारी करके मैंने सिलेक्शन भी लिया और 13 में ऐसा हुआ कि हमने प्री का एग्ज़ाम दिया, 1 साल तक तैयारी की। उसके बाद 3-4 महीने की तैयारी करके फिर मेंस का एग्ज़ाम लिखा और उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। और वो प्री का ही पेपर था जो लीक हुआ था। लड़ाई चल रही थी, बच्चे लगातार कह रहे थे लीक हुआ है, लेकिन एजेंसी नहीं मानती है कि लीक हुआ है। उसके बाद जब मेंस हो गया फिर इन्होंने कहा कि हाँ लीक हुआ है। तो आप सोचिए कि वो 1.5 साल का सफ़र जो हमने तय किया, हमारी उम्मीदें कितनी बुरी तरीके से टूटती हैं। ये जो एग्ज़ाम होते हैं ये बेसिकली इसलिए होते हैं कि भाई आपका दिमाग चेक किया जाएगा, आप आगे सिस्टम में जाके काम कर सकते हैं कि नहीं। तो हम उस 1.5 साल में पूरी मेहनत करते हैं, फिर हमारा भी मनोबल टूट जाता है। और आज हालात ये है कि जहां 2014, 15, 16, 17 में 1-1 करोड़ लोग इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरते थे सीजीएल का, आज 25-30 लाख पे गाड़ी आके अटक गई। लोगों का भरोसा टूटा है। और इन एजेंसियों का क्या है ना कि ये हर बार मैं ये देख रहा हूं, अगर हम एसएससी की भी बात करें, ये कुछ ना कुछ नया ऐसा पंगा कर देते हैं कि मामला कोर्ट तक जाता है। शायद ऐसा अभी तक 2012 से मैं देख रहा हूं, अगर मैं एसएससी की बात करूं, इस कमीशन की बात करूं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसका मामला कोर्ट में नहीं चल रहा। ये 2-4 प्रश्न ऐसे डाल देंगे जैसे कि इस बार के, जिसके आंसर ही कंट्रोवर्शियल हैं, अब उस पे मामला चल रहा है। तो एक बच्चे के लिए ये नहीं समझते कि कितने बच्चे इसमें ऐसे होते हैं जिनकी उम्र आखिरी है, या जिनके माँ बाप ने यही सोच के तैयारी कराई थी कि हमारे पास इतना पैसा है, अब हम इस साल तुम्हारा हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर तुम खेती कर लेना। ऐसे नीट की तैयारी में तो पैसा भी बहुत लगता है माँ बाप का। बच्चों की कितनी उम्मीद होती है, और ये वो बच्चे हैं जो 18-19 साल के हैं, ये उतना मेंटल प्रेशर नहीं झेल सकते। इसीलिए हम सुनते भी हैं कि सुसाइड की घटना हो गई। इनको यही लगता है कि यही जीवन है, इनको इतनी समझ नहीं कि ये चीज़ें ठीक हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। तो ऐसे बच्चों के साथ तो ये अन्याय नहीं, घोर अन्याय है। और मैं कहता हूँ कि जो हत्या की सजा है ना, वो इन बच्चों के सपनों की हत्या जो जिन लोगों ने की है, वो सजा उनको मिलनी चाहिए। आपने कितने बच्चों के स्किल को मार दिया। क्या एजुकेशन सिस्टम है। मुझे लगता है कि ना अब इसमें एजुकेशन बची है, ना इसमें सिस्टम बचा है। हमारे देश के लिए ये शर्म की बात है कि आज एक पीएचडी वाला एक चपरासी का फॉर्म भर रहा है, हम उसके लिए वो स्थान नहीं बना पा रहे हैं अपने सिस्टम में। तो हम क्यों पढ़ा रहे हैं लोगों को, क्यों हम 10th 12th करा के, क्यों हमने यूनिवर्सिटी खोली हुई है कि जब एक पीएचडी वाले को चपरासी का फॉर्म भरना है। ये हालत देश में बेरोजगारी की है। और अब जब ये नीट और कल को आईआईटी और फिर यूपीएससी, जब सारे पेपर लीक होने लगेंगे, तो हम किस तरीके का भारत का भविष्य देख रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि मैं 2047 तक देख रहा हूँ। बड़ा सुनने में अच्छा लगता है, आप इतना आगे का देख रहे हैं। और जो ये बच्चे अभी 6 साल बाद डॉक्टर बनेंगे, और किस तरीके के नकल से डॉक्टर बनेंगे, मुझे लगता है कि आप 6 साल बाद का नहीं देख पा रहे। जो आज का युवा है, हम सब लोग, मैं भी, ठीक है, जो युवा है यही तो वो है जो 2035 2040 में देश की बागडोर 2045 में संभालेगा। और हम उसके साथ अगर अन्याय कर रहे हैं तो ये खाक बागडोर संभालेगा। हम किस दिशा में लेके जा रहे हैं भारत के भविष्य को। बहुत शर्म की बात है। प्रधानमंत्री जी मन की बात में कितनी बार बच्चों की मन की बात करते हैं, उनके स्ट्रेस की बात करते हैं। आज शायद 24 लाख बच्चों पे क्या गुजर रही है, उनका भी कोई
संवेदना नहीं आई, उनकी भी कोई सिंपैथी नहीं आई कि बिल्कुल भी चिंता ना करें, इन बच्चों के साथ न्याय होगा। इनफैक्ट आपने जो दूसरा सवाल पूछा है, शिक्षा मंत्री साहब ने पहले आके कह दिया कि जी नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ। मैं अभी तक ये नहीं समझ पाता हूँ कि राजा का धर्म जनता का संरक्षण करना है, जनता के हितों को प्रोटेक्ट करना है, या एजेंसी के हितों को प्रोटेक्ट करना है। एजेंसी तो आपके द्वारा ही बनाई हुई है, आपकी ही एजेंसी है। आप झट से आके ये बोल देते हैं नहीं पेपर लीक नहीं हुआ, और अभी कल आप कह रहे हैं कि हाँ इसमें सुधार की गुंजाइश है। इतने बड़े स्कीम में आप सिर्फ सुधार की उम्मीद कर रहे हैं? आपको तो बहुत कड़े निर्देश देने चाहिए। आज अगर एनटीए मान ले कि यहाँ पेपर में घपला हुआ है और पेपर दोबारा से होगा और दोबारा से हम 1 महीने के अंदर एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ कराएंगे, तो शायद लोगों में फिर से वो उम्मीद जगे और फिर से भरोसा आए। और ये अभी की बात नहीं है, हर बार ऐसा होता है। आपने देखा फरवरी 2024 में यूपी कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ, और उसके बाद उस पेपर के लीक होने के बाद सरकार की तरफ से ऑफिशियल ट्वीट आया कि पेपर में कोई धांधलीबाजी नहीं हुई। उसके बाद तमाम शिक्षक बच्चे इकट्ठे हुए, लखनऊ में धरना प्रदर्शन चला 4-5 दिन, खूब ट्विटर पे लड़ाई छिड़ी। तब जाके योगी जी ने कहा कि भाई ये पेपर लीक हुआ है और पेपर पूरा कैंसिल किया जाता है और जल्दी ये पेपर कराया जाएगा। आज 4 महीने हो गए, कुछ नहीं पता। यानी अब ये लगता है सरकार क्या करती है, पहले वैकेंसी निकालो, 1-1.5 महीने 2 साल उसको एग्जाम कराने में लगा लो, उसके बाद क्या करो, फिर उसको लीक कर दो। लीक करके भी सरकारी इनडायरेक्टली पैसा कमा रही है। ये भी एक तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा हो गया है, और बहुत जल्दी इसको भी इतना साफ सुथरा कर दिया जाएगा, इसके भी बॉन्ड बना दिए जाएंगे। सच बता रहा हूं मैं आपको। और क्या हो रहा है कि लगातार पेपर लीक। सोचिए यूपी में इतना गुंडा राज था, एक से एक बड़े गुंडे थे यूपी में, और यूपी सरकार ने उन पे नकेल कस दी जो कि बहुत बड़े थे, जिनको हम जानते थे, जो कि फेमस भी थे। जबकि ये जो पेपर लीक वाला ग्रुप है, गिरोह है, माफिया, ये उतने फेमस भी नहीं है, उतने बड़े डेंजर भी नहीं है, और इन पे हम नकेल नहीं कस पा रहे। तो क्या दिखाता है इससे? हमारा इंटेंट ठीक नहीं है, हमारी मंशा ठीक करने की नहीं है। नीट जैसा एग्जाम लीक हो जाना कितने दुख की बात है उन बच्चों के साथ जो 1 साल 2 साल से, इसमें माँ बाप भी साथ में लगते हैं बच्चे की तैयारी करने में। एक एग्जाम तक पहुंचने, एग्जाम सेंटर तक पहुंचने का सफर बहुत लंबा सफर होता है। कोई उस दर्द को नहीं समझ सकता। जो पढ़े, इनके सबके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, खुद ये बिना पढ़े लिखे हैं बहुत से, तो इनको पता ही नहीं है ये दर्द। कल आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी एनटीए और केंद्र को यही कहा है कि आपकी गलती अगर 0.001% भी अगर है तो आप उसे कबूल तो कीजिए, इससे आप ही के काम में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप ही के परफॉर्मेंस में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन पहले दिन से जिस तरीके से बिल्कुल इसको बस दरकिनार कर दिया जाए, वो दाग हम पर ना लगे कि पेपर लीक हुआ है, विपक्ष क्योंकि ये आरोप लगाता रहा है, पेपर लीक सरकार कहता रहा है, तो ये कोशिश जो है वो बार बार रही कि पेपर लीक का दाग ना लगे। आपको लगता है कि दाग हट पाएगा? मुझे नहीं लगता। देखिए, जब किसी की गलती नहीं होती है ना, तो वो खुल के कह देता है यार जांच कर लेते हैं, आपके सामने डेटा रख देते हैं, ऐसा हुआ ही नहीं। लेकिन एनटीए ऐसा नहीं कर पाया। एनटीए ने इनफैक्ट यू को अभी तक प्रश्न पत्र भी नहीं दिया है मैच करने के लिए। कल मैं एक डेटा मुझे पता चला, मैं देख रहा था, तो उसमें था कि एक बच्चा 12th में फेल है इनफैक्ट, और बहुत कम उसकी परसेंटाइल है, और नीट में वो बहुत टॉप परसेंटाइल लेके आया है। अगर एनटीए उन 720 बच्चों का डेटा भी रख देती, एनटीए के पास ये सब कुछ था, एनटीए बता सकती थी कि ये जो 720 बच्चे हैं सच में पढ़ने वाले हैं, इनका आप 12th का परसेंटाइल देखिए, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं। कुछ भी ऐसा एनटीए ने करके बताया नहीं। अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से कहते रहेंगे नहीं नहीं कोई गलती नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कहा है 0.001%, तो उनको भी मालूम है कि कुछ ना कुछ ये हुआ है। और उन्होंने अगर कहा है का मतलब ये है कि 24 लाख लोग बैठे हैं, यानी इसमें 1% भी मैं निकालूं तो कितने बच्चे हो गए? 24 बच्चे। यानी अगर 24 बच्चे भी गलत हैं तो ये पेपर पूरा कैंसिल होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में कहा था, जो कि अभी मैंने कहा ही कि एक बच्चा भी अगर गलत डॉक्टर बनता है तो पूरा एग्जाम रद्द होना चाहिए। और ये रद्द होने में इतनी देरी क्यों करते हैं? अगर इनको लग गया, सोचे कोई एजेंसी एग्जाम करा रही है, कोई एजेंसी अगर एग्जाम करा रही है तो उसको डेटा देख के ये समझ में आ जाता है कि नकल हुई है। मैं आपको बताता हूं ना, जो 2017 वाला आपने बात कही थी, उसमें सीबीआई पता कर लेती थी जितने बच्चों का डेटा जब सीबीआई के पास पहुंचा। मैं तो उसमें पूरा इन था कि भाई ये इतने बच्चे हैं उस सेंटर पे जिन्होंने नकल की। तो सीबीआई ने पता क्या किया, उनके पिछले साल के मार्क्स मंगा लिए एसएससी से, और इस साल के प्री के मार्क्स मंगा लिए, और देखा कि 60 से सीधे 191, 192 प्री के मार्क्स। और मेंस में इनका इतना बुरा हाल है क्योंकि वो सेंटर एक्सपोज हो गया था, तो नकल हो ही नहीं पाई थी। अब अगर आज सीबीआई मान भी ले कि उस वक्त पेपर लीक हुआ था,
तो कितने सारे बच्चों का आप दोबारा पेपर करा पाओगे? जिन बच्चों की नौकरियां लग गई, शादी हो गई, जीवन चल रहा है, आप उनको निकाल पाओगे? तो आज हमारे पास ऐसा, मैं बिल्कुल भी नहीं कहता हूं आज भी कि पेपर कभी नहीं लीक होंगे। टेक्नोलॉजी का जमाना है, कितने लोगों को आप पवित्र कर लोगे, ये होगा, एक दो बार होगा, लेकिन हमारे पास प्लान भी क्या है? कम कर सकते हैं हम इसको, 100% नहीं रोक सकते, हम इसे कम कर सकते हैं कि 100 पेपर हुए, 2 लीक हो गए, तो 2 लीक के बाद हमारे पास क्या है, हम तुरंत री एग्जाम करा लेंगे। आज सबसे बड़ी टेंशन ये है कि कोई भी जांच कमेटी बन जाती है, धीरे धीरे वो जांच करती है, मामला ठंडा पड़ जाता है, तूल नहीं पकड़ता, धीरे से रिपोर्ट लग जाती है कि इस एग्जाम में कोई घपला नहीं हुआ। प्रॉब्लम इज दैट। आप री एग्जाम की बात कर रहे हैं, आप इस एग्जाम में, नीट के एग्जाम में आप क्या कह रहे हैं कि भाई सारे बच्चों के लिए 24 लाख के लिए फिर से एग्जाम हो? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये कितना भारी टास्क है, ये आप जानते हैं। बिल्कुल भी भारी, कैसे भारी है यार? आप सोचो, 1 जून को हमारे देश में चुनाव खत्म हुए थे, 4 जून को रिजल्ट आ गया, इतना बड़ा लोकतंत्र है, और कहीं आपने सुना कि कोई गड़बड़ी थोड़ी बहुत भी नहीं आई? हर बार फिर भी होता था ईवीएम ये वो, इस बार कुछ भी नहीं आया, सब खुश हैं, विपक्ष भी खुश है, सत्ता पक्ष भी खुश है, 3 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया। सोचिए, लास्ट चुनाव 1 को हुआ था, तो 24 लाख लोगों का एग्जाम कराना एनटीए के लिए बिल्कुल बड़ी बात मुश्किल नहीं है। मैं आज न्यूज़पेपर में ही पढ़ रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट वाला 0.001% वाला बयान था, उसमें लिखा हुआ था कि 5 मई को एग्जाम हुआ था और 24 मई को एनटीए ने रिजल्ट तैयार कर लिया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो होता है ना, वो सेंटर तय करना होता है। सेंटर ऑलरेडी तय है, और जितने बच्चों इसमें शामिल है उनको बैन कर दो हमेशा के लिए, गिरोह को पकड़ के हमेशा के लिए जेल में डाल दो। जब ऐसे बच्चे भी बैन होंगे ना, दोनों के लिए डर पैदा करना जरूरी है, जो पेपर लीक कर रहा है और जो पेपर लीक के लिए पैसा दे रहा है। कहते हैं ना कि दहेज लेना पाप है, अभी तक देना पाप नहीं हुआ, तब रुकेगा जब दोनों चीजें पाप होंगी। तो जो विद्यार्थी इसमें इन्वॉल्व है उनको परमानेंट बैन कर दो, और उनको भी जो कड़ी सजा दे सकते हैं वो दे दो। जितने भी लोग इन्वॉल्व, का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जिन्होंने लीक कराया है, जिन्होंने लीक के लिए पैसे दिए वो भी जिम्मेदार है, दोनों जिम्मेदार है। देखिए, 2 सवाल है। एक तरफ तो आप री एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी अभी मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि हम करेंगे। दूसरी तरफ सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि नीट पेपर में कुछ स्कैम हुआ है। पहले तो सरकार माने, उसके बाद ही होगा ना एग्ज़ाम। लेकिन अगर सरकार मान भी लेती है और आप कहते हैं कि ये उतना मतलब बहुत आसान है कि हम दोबारा से 24 लाख स्टूडेंट को हम एग्ज़ाम करा सकें, इसके लिए आपके पास कोई ऐसा प्लान है जो कोई दुविधा ना हो और दूसरी बार अगर हो तो उसमें स्कैम ना हो? यार आपने बड़ा खराब सवाल पूछा है। मुझे दुख है कि हमने सरकार चुन ली, हम देश की जनता हैं, हम सरकार को बताएं कि दोबारा एग्जाम आपको कैसे कराना है, हम उसको प्लान दें, और हम ये बताएं कि आप लीक कैसे रोकेंगे। ये तो सरकार को सुनिश्चित करना है कि हम 20 से 25 दिन के अंदर एग्जाम भी करा लेंगे, और इस बात की गारंटी देते हैं कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा। ये जिम्मेदारी अब सरकार की है। हम लोगों की जिम्मेदारी यहीं तक थी कि सरकार को जगा दें कि देखो पेपर में क्या क्या हुआ है, एफआईआर हो गई, पेपर लीक हुआ है, पोस्ट डेटेड चेक मिले हैं, ये सब हमारा काम था। अब सरकार को इस पर खुद विचार करके और एनटीए को ये निर्देश देना चाहिए कि इस बार एग्जाम में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप भी कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे, नहीं तो मैं बता रहा हूं, तो आप सोचिए कि ऐसा नहीं है कि सरकार के कुछ लोग इन्वॉल्व ना हो और इतने बड़े लेवल का स्कैम हो जाए। तो लोग तो इन्वॉल्व हैं, वरना ऐसे किसी की हिम्मत नहीं है कि एनटीए में कोई सुराग कर दे कि दोबारा आपने विंडो खोल दी और पेपर बाहर आ गया। ये बिना एनटीए के, और एनटीए के बिना मिले ये नहीं हो सकता कि गिरोह के पास पेपर पहुंच जाए और लीक हो जाए, और बिना सरकार के मिले एनटीए की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये कदम उठा सके। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार के लोग भी शामिल हैं 101%, और एनटीए तो है ही जिम्मेदार। अब ये सरकार को सोचना है यार कि वो किस तरीके से इसको रोक सकते हैं और किस तरीके से एग्जाम जल्दी करा सकते हैं। हम लोग को कैसे पता है कि एनटीए का सिस्टम चलता कैसे? विपक्ष जो है, विपक्ष का ये एक सवाल है कि जो एपी सेंटर है, बीजेपी शासित जितने राज्य हैं वो एपी सेंटर बन गया है। नेट पेपर हो या फिर नर्सिंग का स्कैम हो या फिर वो बीपीएससी का पेपर हो बिहार के लिए हो या फिर यूपी का पेपर हो, जितने जगह पर बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पर स्कैम का मामला ज़्यादा हो रहा है। इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। वैसे तो ज़्यादातर राज्य बीजेपी शासित है, ये सोच के बोल रहे हो तो ठीक है, वरना ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, तब रीट का एग्जाम नहीं लीक हुआ, इन्होंने तो जैमर लगा दिए थे, सब कुछ कर दिया था। तो कोई भी सरकार एग्जाम ठीक से टाइम पे कराने में समर्थ नहीं है। दिल्ली की सरकार को ले लो, इन्होंने कितने डीएसएसबी के एग्जाम टाइम पे करा दिए।
तो एग्जाम की, देखिए एग्जाम की अनफेयरनेस में सब कुछ आता है, लीक होना, टाइम से होना, पेपर के स्तर का सही होना, पेपर टाइम से निपट के आपने लोगों को नौकरी दे दी या बच्चों को एडमिशन दे दी, ये सब कुछ उसके अंतर्गत आता है। बट ये लोग कोई भी सरकार, बात क्या है कि इन्होंने इसको प्रायोरिटी पे नहीं ले रखा। सबसे बड़ा दुख या दर्द यही है बच्चों का, हम सब का, कि सरकारें एग्जाम को, नौकरी देने को प्रायोरिटी पे नहीं ले रही हैं। इनकी प्रायोरिटी में ये दिखता ही नहीं है ये काम। आप बताओ ना, फरवरी में एग्जाम लीक हुआ यूपी कांस्टेबल का, अभी तक कोई होश नहीं है। क्या करे बच्चा घर पे बैठ के, बस ताने सुन रहा है। आप तो लोगों के सपनों को मार दे रहे हैं, बच्चों के माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, किसी की उम्र निकल रही है, करे तो करे क्या। बहुत हताश है बच्चा, पता है, बहुत। हम तो मिलते हैं लाखों बच्चों से, मेल पढ़ते हैं, मैसेज पढ़ते हैं कि क्या स्थिति है लोगों की। आप कहिए जी। जी अभिनय जी, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं। मेरा एक सवाल ये है कि जिस तरीके से चीज़ों को सेंट्रलाइज किया जा रहा है, जैसे नीट एक सेंट्रल एजेंसी एनटीए बना दी गई, टेस्ट वही लेगी, क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ एक केंद्रीकृत पावर में आ जाने की वजह से भी गड़बड़ी होने की आशंका ज़्यादा है? मान लीजिए कि ऑटोनॉमी होती, स्टेट्स अपना अपना एग्ज़ाम करा रहे होते, कम संख्या होती बच्चों की, तो उनकी मॉनिटरिंग आसान होती, और ये सब कुछ सेंट्रलाइज कराने से ये समस्या हो रही है। यार मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी बड़े एग्जाम हैं, आईआईटी, नीट हो गया, यूपीएससी हो गया, ये सेंट्रलाइज रहें तो बेहतर है। ऐसा नहीं, क्या स्टेट अपने एग्जाम करा पा रहे हैं ठीक से? आप बताइए ना। एमपी पटवारी ले लीजिए, एमपी का 6 साल से वहाँ एमपी एसआई का वैकेंसी नहीं आई, कोई एग्जाम नहीं हुआ है। आपको पता होगा यूपीएससी फिर भी टाइम पे होता है। आपको पता है बीपीएससी की बात कर लो, झारखंड पीसीएस की बात कर लो, ये लोग 4-4 साल में एग्जाम नहीं करा पा रहे। मैं तो और सेंटर से ये गुहार करता हूँ कि स्टेटों पे भी ये नकेल कसें कि आपको एग्जाम टाइम पे कराने होंगे। झारखंड पीसीएस, झारखंड के एग्जामों में भी खूब घपले घोटाले हो रहे हैं। वहाँ तो ना बीजेपी की सरकार है ना कांग्रेस की सरकार है। तो ये सेंट्रल को ही, जैसे मोदी जी की बात सब सुनते हैं, मोदी जी को हम लोग बात बात पे ये कहते हैं, मैं नहीं मतलब सब नेता तो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे जा रहा है, सब कुछ उनके नेतृत्व में हो रहा है। आज कोई चुनाव भी लड़ता है कि मैं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही हूँ मंडी से और जीतूंगी। हर आदमी कह रहे मतलब नेतृत्व में सब कुछ हो रहा है। तो उनके नेतृत्व में कुछ ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि पेपर लीक रुके, और या एटलीस्ट कम हो? बहुत ज़्यादा हो गया अभी, इतना तो शायद हम लोग भी जब तैयारी करते थे तो नहीं होता था। 15-16 में इतने एग्जाम शायद लीक नहीं हुए हैं, 16 तक नहीं लीक हुए हैं उतने, 13 में हुआ, उसके बाद 14, 15, 16 में नहीं हुए लीक। बट उसके बाद तो अब हद हो गई है। अब तो शायद कोई एग्जाम है, अभी आप देखिए थोड़े दिन पहले बिहार का कोई एग्जाम था, बच्चे यहाँ से ट्रेनों में भर भर के गए। ट्रेन में अब अलग से डरे, आए दिन ट्रेन पलट जा रही है, रेल मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं, एग्जाम लीक हो जा रहे हैं, शिक्षा मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं। अरे किसकी जवाबदेही है भाई? मंत्री बनाए किस लिए गए? फिर आज हम लोगों को हर चीज में सवाल, पता है मोदी जी से लोग कहते हैं क्यों पूछते रहते हो? क्योंकि जिस मंत्री से को वो कहता है उनके नेतृत्व में मैं ऐसा कर रहा हूं, उनके, अरे आपका खुद का भी कोई नेतृत्व है कि नहीं? आपको अगर रेल मंत्रालय दिया है तो भैया आपको अपने नेतृत्व में रेल मंत्रालय को सुधारना है। आज रेल मिनिस्ट्री में जो बच्चे सेलेक्ट हुए, वो पता है क्या बता रहे हैं कि सर हमसे लेबर का काम कराया जा रहा है। 56 डिग्री टेम्परेचर, 50 डिग्री टेम्परेचर पे हम लोग पत्थर बीन रहे हैं, जो कि हमारा काम नहीं है। इतनी वैकेंसी खाली है रेल मंत्रालय में, लेकिन आज सबको क्या है, रील बनाने की होड़ मची हुई है। रेल मिनिस्टर भी कहीं से निकलेंगे, कुर्सी पे भी बैठेंगे, आप देखते हैं 15 सेकंड का रील आ जाता है कि बाबूजी कुर्सी पे कैसे बैठ रहे हैं। ये देश को आगे ले जाएगी ये चीज कि आपके कुर्सी पे बैठने का अंदाज क्या है। अभी जितने भी मिनिस्टर कुर्सी पे बैठे सबकी रील आई है, आपने देखा होगा। कमाल हो गया, ये लोग भी रील बना रहे हैं सिर्फ कुर्सी पे बैठे। कुर्सी पे बैठ के आपको करना क्या है, आपने अच्छा करा क्या, इसकी रील बना के डालें तो हमको भी अच्छा लगे। अरे नहीं, वाकई में इन्होंने अच्छा कदम उठाया। आप देखिए ना, अभी कल परसों फिर एक रेल एक्सीडेंट हो गया। बच्चे भर के जाते हैं बिहार तक, वहां पहुंचते हैं, सेंटर पे पहुंच के पेपर दे के निकलते, पता चला पेपर आउट हो गया। हर एग्जाम का यही हाल है। बिहार चले जाओ, झारखंड चले जाओ, पश्चिम बंगाल चले जाओ, राजस्थान, उससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, वहां भी खूब एग्जाम लीक हुए। लेकिन ये जो अमीश ने भी सवाल पूछा, क्या हम वापस प्री नीट वाले दिनों में जा सकते हैं? यानी कि नीट जैसे सेंट्रलाइज्ड एग्जाम की वो बात कर रहे हैं कि ये सेंट्रलाइज ना रहे, नीट एज अ सेंट्रल एग्जाम इसे रद्द कर, जैसे तमिलनाडु मांग कर रहा है कि स्क्रैप कर दिया जाए इसे। आपको लग रहा है कि पुराने दिनों पर वापस जा सकते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए अब वही वाली बात हो गई, फिर वही कहते हैं कि ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर पे चले जाओ। क्यों जाएंगे पुराने पे? डिजिटल इंडिया है, चीजें सही हुई हैं। जब भी कोई चीज आगे बढ़ती है तो कुछ ना कुछ खराबियां उसमें आती हैं। टेक्नोलॉजी आई, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का मिसयूज करना शुरू कर दिया। अब आपने एनटीए बनाई, एनटीए बनाई किस लिए थी? हम ऐसा कब तक करते रहेंगे? मान लेते हैं कि वो वाला सिस्टम हमने कर दिया और फिर लीक रुक गया, ये कोई सोल्यूशन नहीं है।
कि बच्चा बड़ा हो गया बदमाशी करते हैं, अच्छा बच्चा छोटा हो जाए फिर से जो वो बदमाशी ना करे, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग था कि आपको एक उदाहरण राजनीति में याद आया तो मंडी सीट याद आई, कंगना रनावत जहां से जीती हैं। खैर, मैं सवाल को अच्छा, वो इसलिए याद आई, मैं बता देता हूँ। एक्चुअली क्या ना, आपको याद ना हो, उनका एक बयान बड़ा फेमस हुआ करता था, नेपोटिज्म बहुत है, परिवारवाद बहुत है, आज लोग एक दूसरे के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहती हूं कि जो हो अपने दम पे होना चाहिए। लेकिन जब वो खुद चुनाव में आई तो उन्होंने क्लियर कहा, मैं अपने दम पे नहीं, मैं तो बस मोदी जी, आपने सुना होगा उनका वो बयान भी, हम लोग मोदी जी के भरोसे जीतेंगे। तो क्या ये एक तरीके से नेपोटिज्म नहीं है? और पता है, बड़ा दुख भी लगता है कि हम आज सिर्फ प्रधानमंत्री को वोट कर रहे हैं, ये दुख का विषय है। आज शायद हमने एमपी को वोट किया होता, हम उस एमपी के घर जाके धरना देते, प्रधानमंत्री के पास जाके धरना देना हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन अगर हम उनके घर जाके धरना देते और कहते कि इस नीट के मुद्दे को भी संसद में उठाओ, उनकी मजबूरी बन जाती, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। बात ये है, बट हम सब क्या है, कई लोग, कितने लोग ऐसे होंगे जिनको ये पता था कि कमल पे बटन दबाना है, बट उनको ये नहीं पता होगा उनके क्षेत्र से सांसद बन कौन रहा। यही सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन वाली बात मैं कह रहा था एग्जाम के भी संदर्भ में, कि जो आप पावर के संदर्भ में कहते कि सब कुछ मोदी जी ही के पास चला आया। खैर, सही बात आपने कही। अगला सवाल ये है आपने जी कि जिस तरीके से मतलब क्या आपको लगता है कि इस देश की सरकार जो चिप बनाने के लिए डबल पैसा खर्चा करती हो हायर एजुकेशन के बजट की तुलना में, उसके फोकस में भी है इस तरह की सैनिटी, जिस तरह की सैनिटी की आप उम्मीद लगा कर बैठे हैं सरकार से? नहीं है, बिल्कुल यही इसी बात का तो दुख है कि इनके इंटेंट में दिखता नहीं है, इनकी मंशा दिखती नहीं है इस चीज को सही करने के लिए। नहीं तो कोई एग्जाम जब नीट का लीक हुआ तो ऐसा नहीं हुआ, हाय ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, किसी का आपने नहीं, बल्कि ये तो चौड़ा सीना करके ये कहते रहे, अरे नहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। जहां प्राइमा फेसी दिख रहा है, प्रथम दृष्टि में हम जैसे लोगों को जिसका नीट से कुछ मतलब नहीं है, लग रहा है कि हाँ पेपर लीक हुआ है, वहां ये कह रहे हैं नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, इनको नहीं पता लग रहा। सर, मैं हरियाणा से हूँ, तो मैंने उस राज्य की जो यूथ है उनमें देखा कि कोचिंग, सरकारी स्कूल में पढ़ते फिर कोचिंग करने जाना, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल काम रहता। एक उम्मीद होती थी कि हम दौड़ भाग कर लेंगे, कबड्डी खेल लेंगे, कुश्ती खेल लेंगे तो सरकारी जॉब मिल जाएगी, चाहे फौज में हो चाहे पुलिस में हो। अब जी अग्निवीर योजना ले आए। अब मैं देख रही हूँ कि देहात का बहुत सारा यूथ जो है इस समय डिप्रेशन में है, या हम जो कह रहे हैं कि जो नई खेप आ रही है वो तनाव वाली खेप आ रही है। क्या अग्निवीर योजना सही है? सही है तो क्यों है? गलत है तो ये आप किस तरह से देखते हैं आप इसे? मैं तो गलत ही देखता हूँ, ये बिल्कुल गलत है। और सरकार का जो फोकस है वो यही है कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लोगों को लेके आएँ और हम आउटसोर्स करें लोगों को। देखिए, जब सरकार है, सरकारी तंत्र है, तो परमानेंट सरकारी नौकरी की उम्मीद क्यों ना की जाए। आज देश के प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार बनने के बाद भी चौथी बार, बल्कि जब तक सांस है तब तक प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं, तो एक युवा सरकारी नौकरी की उम्मीद क्यों ना करे, मैं पूछना चाहता हूँ इसमें क्या गलत है। ये एकदम गलत है कि आप कह रहे हैं कि हाँ भाई, आप खुद ही सोचिए यार कि अगर हम लोगों के घर में किसी बंदे को हम काम करने के लिए लेके आए और उसने 30 साल काम किया, अब मान लेते हैं कि वो बूढ़ा हो गया, तो हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम उसे घर से भगा दें। हमने 30 साल तक जब तक काम लिया तो लिया, अब भगा दें, ये तो हमारे संस्कार में नहीं था। और यही सरकारी नौकरी करती थी कि ठीक है ये बंदा 30 साल तक काम करेगा, उसके बाद हम इसको पेंशन देंगे घर बैठ के। अब आप कह रहे हैं नहीं नहीं ये जब तक काम का है 4 साल 5 साल तब तक हम रखेंगे, उसके बाद फेंक देंगे। ये कौन सी बात हुई? अभी एक बड़े दुख की बात है कि हमारे रक्षा मंत्री साहब राजनाथ सिंह जी ने एक बयान दिया था। क्या दिया था? उन्होंने बोला था कि अग्निवीर चाहे तो वो IAS बन सकता है। बड़ कितनी कमाल के, वो तो पहले भी बन सकता है। अग्निवीर ना बन के क्या आपने उसको कोई छूट दे दी? नहीं ना। कोई रिजर्वेशन दे दिया उसको? नहीं। वो नेता भी बन सकता है, वो कल को रक्षा मंत्री भी बन सकता है भाई साहब। इसमें कौन सी नई बात है? मतलब अग्निवीर पे जब उनसे सवाल पूछेंगे तो वो कह रहे अरे अग्निवीर ऐसा कुछ नहीं कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो तो IAS भी बन सकता है। तो ये बहुत गलत है जिस हिसाब से सरकारी। और पता बात क्या है कि सिस्टम में कमियां हैं, रेल मिनिस्ट्री में कमियां हैं। आप देखो रेल पलटने से लेकर के और बहुत सारी चीजें। तो आपको भर्ती करने में समस्या क्या है? इसका मतलब है कि आप ठीक से सरकार चला नहीं पा रहे, आप ठीक से बजट निर्धारित नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? तो ये सरकार की विफलता को दिखाता है। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि युवाओं का क्या होगा। फिर आप बंद कर दीजिए ना, कॉलेज यूनिवर्सिटी सब बंद कर दीजिए। आप कहते तो आत्मनिर्भर बनो, तो क्या आप लोग क्यों नहीं बने सब आत्मनिर्भर? आप भी आत्मनिर्भर बने। आपने क्यों वोट की गुहार की? आपको हमसे चाहिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए?
आपको देश का राजा बनाया है, आपको देश की सत्ता दी है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस देश के लोग कैसे जिएंगे, कैसे उनके जीवन स्तर बदलेगा। हम कहते हैं ना, हम कहते हैं एक अच्छे भारत का सपना देख रहे हैं। कौन सा अच्छा भारत जहां पे आज से 5 साल 8-9 साल बाद सब लोग भीख मांग रहे होंगे युवा? ये अच्छे भारत की तस्वीर हम देख रहे हैं। इस पर सच में कोई बात नहीं करता और मुझे इसीलिए गुस्सा आते है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं ऐसे गुस्से में बात करता हूं, बट मुझे सिर्फ गुस्सा इसी बात पे ज़्यादा आती है। ऐसा नहीं है कि मुझे हर बात पे आती है, मुझे इस बात पे बहुत आती है क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी कनेक्टिविटी है। लोग ये कहते हैं कि सर मैं मजबूरी में ये नौकरी कर रहा हूँ रेलवे की, कि मैं कोई और नौकरी नहीं ले पाया, मुझे मौका नहीं मिला, उम्र निकल गई, आखिरी अटेम्प्ट था जब तक समझ में आया। कोई ऐसा जागरूक प्रोग्राम तो सरकार चलाती नहीं है कि नहीं 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 आप जैसी 12th पास करेंगे ये सरकारी नौकरियां हैं आपके लिए। वो भी बच्चे को खुद ही ढूंढनी पड़ती हैं कौन सी नौकरियां कब कहाँ निकल रही हैं। उसके लिए कभी नहीं आता मोबाइल पे मैसेज। अभी देखा आपने चुनाव हुआ तो कैसे आता था, कमल पे बटन दबाइए, आता था ना, सबको मोबाइल पे मैसेज आया क्योंकि सरकार के पास सबके नंबर हैं। कभी ऐसे नहीं आता कि उनकी भलाई के लिए कोई ऐसा मैसेज आ जाए कि देखो जी ये हुआ है, आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं, आपके क्षेत्र में ये वैकेंसी आई है, आपकी उम्र 24 साल है, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। हाँ जी, आप बताइए, पूछिए। मैं नीट वाले मामले पे कहना चाहूँगा, जैसे फिजिक्स वाला अपनी मुहिम छेड़ रखी है उन्होंने, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है। देखिए अब वो तो बच्चे भी छोटे हैं, किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जब हमारे ये एग्ज़ाम लीक होते हैं तब हम लोग खूब लड़ाई लड़ते हैं ट्विटर पे, हर जगह। पहले कोर्ट की समझ नहीं थी, अब वो भी आ गई, तो अब कोर्ट में जाके भी लड़ाई लड़ेंगे। तो बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं और उनको ये पूरी तरीके से समझ आ गया है कि पेपर में वाकई स्कैम हुआ है, लीक हुआ है, लड़नी चाहिए उनको लड़ाई, और बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी उस पर ये भी कहा जा रहा है कि उनको एक स्टूडेंट के माध्यम से लड़ना चाहिए, बल्कि खुद से नहीं, ऐसा कहा। ऐसा देखिए, लड़ाई है, कुछ गलत हुआ है किसी के साथ, यार अब किसी के बच्चे के साथ गलत हुआ है, बाप अकेले लड़ रहा है, नहीं 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 नहीं, वो अब बेटे के बिहाफ पे लड़ना चाहिए, ये बोले, वो दिख तो यही रहा ना, इंटेंट तो यही है कि वो क्या, उनको क्या नीट का एग्जाम देना है, वो लड़ बच्चों के बिहाफ पे ही रहे, इसमें अलग से क्या करें वो कि जिससे लगे कि वो बच्चे के बिहाफ पे लड़े। सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। अविनेश जी, हमारे साथ कुछ भावी पत्रकार हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। उन सबका सवाल एक ही बार ले लेते हैं और उसके बाद आप सबका जवाब दीजिए। आपके पास कौन से सवाल है? सर नमस्कार, मेरा नाम पलक सिंह है। सर जैसे कि आप जानते हैं कि नीट का जो एग्ज़ाम का स्कैम जिसके हम बात कर रहे हैं, आपको जो मैसेज देना है स्टूडेंट्स को, वो क्या आप देना चाहेंगे? क्योंकि जैसे आप जानते हैं, एक जो गुरु होता है, एक शिक्षक होता है, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं अगर एक उदाहरण के तौर पर बोलूँ, मेरे चाचा की लड़की है, उसका मुझे फ़ोन आया था। वो नीट का एग्ज़ाम देकर डॉक्टर बनना चाहती थी, परंतु अब वो मझधार में है कि क्या उसे आगे जाकर ये एग्ज़ाम देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इसकी क्या गारंटी है कि आगे जाकर ऐसा कोई स्कैम होगा कि नहीं होगा। उसने अपना सपना जो है वो स्टेक होल्ड पर लगा रखा है सर, इसकी वजह से। ये आपने अब उसका एकदम सही सवाल पूछा। एक बार सबका सवाल ले लेते हैं, उसके बाद भूल नहीं क्या जाऊंगा पता मैं तब तक। नमस्ते सर, मेरा नाम वरुण चतुर्वेदी है। सर अभी बात रील बनाने पर एक बात हुई थी, तो सर मेरा आपसे सवाल है कि आज के दौर में, डिजिटल दौर में, जो ऑनलाइन एजुकेटर्स का क्या रोल रहेगा? हम देखते हैं कि वो भी सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स की तरफ बिहेव करने लगे हैं, दिल जीत लिया आपने पूछ के। हाँ, उनकी तरफ बिहेव करने लगे। तो आज के दौर में क्या सिर्फ ये मुहिम छेड़ना ही उनकी या रिलेशनशिप पे बात करना ही उनकी अहमियत रह गई है, या आज के दौर में क्या अहमियत रह गई है ऑनलाइन एजुकेटर्स की? इंटेंशन अच्छे शुरू किया गया था, पर अब ये गर्त में जाता जा रहा है। बहुत कमाल का सवाल पूछा है, एकदम मैं इस पे जवाब दूंगा। हाँ जी। नमस्कार सर, मेरा सवाल आपसे, जो अभी 12th के बाद जो नीट एस्पिरेंट्स आएंगे नए, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? उनके लिए तो एक वो हो चुका है कि डर बन चुका है मन में कि कैसे होगा उनके लिए, तो आपके लिए क्या होगा उनका? आप दोनों का ऑलमोस्ट सवाल सेम ही है, तो मैं जवाब दे देता हूँ। ये बिल्कुल सही बात है और ये बहुत ही दुख की बात है, लेकिन मैं बच्चों से फिर भी कहूँगा कि इस सिस्टम से लड़ाई हमेशा लड़ी गई है, हमेशा लड़नी पड़ी है, और हमें सीख लेनी चाहिए उन लोगों से जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए भी इतनी लड़ाई लड़ी, अपना सब कुछ त्याग के आपके लिए लड़ने के लिए। तो फिर भी हम जैसे शिक्षक, बहुत सारे शिक्षक, NV सर, अलग पांडे सर, तमाम लोग आज आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। मैं अभिभावकों से कहूँगा कि उनको बच्चे को ये समझाने की ज़रूरत है कि बेटा प्रॉब्लम्स ये अभी आई है, लाइफ में भी आगे बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, ज़िंदगी में समस्याएं हमेशा रहती हैं बदल बदल के, तो इससे लड़ना सीखना है, बल्कि मजबूत बनना है। दुख हमें मांझता है, दुख हमें मजबूत करता है, तो चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी। आप जीतेंगे, आप सही हैं और सच हमेशा जीतता है। सच को साबित करने में देर हमेशा लगी है,
कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सच तुरंत साबित हो गया हो। सच साबित करने में वक्त लगता है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि दूध बेचने के लिए दर दर घूमना पड़ता है, शराब खुद लोग दुकान पे लेने पहुंचते हैं। रील वाले सवाल का इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि देखिए, आपने ये कहा कि आजकल सिर्फ ये टीचर्स का भी वो इन्फ्लुएंसर बन के और ये सिर्फ कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब बच्चों को, टीचर्स दोनों को डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको क्या करना है। आप इन्फ्लुएंसर हैं तो आप बच्चों के अभिभावकों को, उनके मामाओं और फूफाओं को इम्प्रेस करिए, और जो टीचर पढ़ाना चाहते हैं वो बच्चों को इम्प्रेस करें और पढ़ाएं। उसमें दिक्कत बस इतनी सी है कि जो टीचर पढ़ाएगा उसके पास कम बच्चे आएंगे। जैसे मैंने सराब वाला एग्जाम लिया, अच्छी चीज़ पे कम लोग अट्रैक्ट होंगे। वहीं मदारी गांव में खेल दिखाने आ जाए तो ज़्यादा भीड़ आएगी, और पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम है, पढ़ाई में मन भी कम लगता है। लेकिन जो शिक्षक, जब ये शुरू हुआ था तो ये हुआ था कि ठीक है, पढ़ाई थोड़ी मुश्किल होती है, सामने से पढ़ाऊंगा बच्चे को डांट सकता हूँ, ऑनलाइन डांट नहीं सकता, तुरंत मोबाइल ऑफ करके बैठ जाएगा। तो हमें थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है, बट वो थोड़े बहुत की सीमा पार हो गई है, वो इतनी ज़्यादा निकल गई है। पहले ये होता था, आज भी मैं पढ़ाता हूँ तो मेरी कोशिश है कि ठीक है, मैं 100% में 80% पढ़ाऊंगा, 10% हंसी मजाक की बात करूंगा, 10% मोटिवेशन दूंगा ताकि वो पढ़ने पे मजबूर हो। बट अब उल्टा हो रहा है कि उसमें पढ़ाई 10% भी नहीं बची है और 80% हंसी मजाक, मोटिवेशन। जैसे आपने रिलेशनशिप वाली बात की, ठीक है, एक शिक्षक का फर्ज बनता है कि वो बच्चों को ये बताए कि ऐसा सबके साथ होता है बेटा, ब्रेकअप के बाद हमें भी दर्द हुआ था, आपको भी होगा, चिंता नहीं करनी है, पढ़ते रहना, ये दौर भी गुजर जाएगा, इतना ठीक है। बट आप दिन रात आप उसी चीज़ पे, और आप इस चीज़ को सही भी ठहरा दे रहे हो कि नहीं 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 ये चीज़ तो ठीक है, वो एकदम गलत है। मैंने इसीलिए वो रील वाली बात कही कि ऐसा ज़माना आ गया है, मैं खुद डर गया हूँ। अभी निधि से मेरी बाहर बात हो रही थी, मैं अपने फ़ोन में यूट्यूब और इंस्टा भी नहीं रखता, मुझे ना दुख लगता है देख के। फिर इस तरीके के थंबनेल आ गए कि ना चाहते हुए भी मजबूर होगा, और जो जैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहा है वैसा ही उसका दिमाग काम कर रहा है। तो हम शायद पता नहीं समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं। इसमें शिक्षक का भी बहुत बड़ा रोल है, और मेरी आपके मंच से विनती भी है शिक्षकों से कि सिर्फ वही चीज़ बनाए, या तो कह दें हम शिक्षक नहीं हैं, या तो आप कह दो ताकि आपके पास बच्चा ना आए। बट जो आप ये दो वाला काम कर रहे हो, इससे बच्चों का बहुत नुकसान है। एक तरफ आप कह रहे हो कि समय मत खराब करो, एक तरफ आप उसे 10 घंटे का कंटेंट, रील और ये सब दे के कह रहे हो बेटा समय खराब करो इनडायरेक्टली। तो ये तो दोगलापन हुआ, तो ये दुख का विषय है। सर, मेरा नाम अर्पित सिंह है। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरा सवाल ये है कि जो वैकेंसी आती है उसके पेपर्स होते हैं, उसके बाद वो मामला कोर्ट में चला जाता है, फिर अब कोर्ट डिसाइड करता है कि आगे क्या करना है इसमें। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, उसके बाद लीक हो जा रहा, मामला कोर्ट जा रहा, कोर्ट डिसाइड कर रहा आगे क्या डिपार्टमेंट, जो जिस डिपार्टमेंट की वो वैकेंसी है, वो डिपार्टमेंट उसमें काबिल नहीं है कि वो वैकेंसी क्लियर करा सके एक बार में बिना लीक हुए। वो तो खुद इन्वॉल्व है, वो खुद दोषी है, उसने तो ये सब रचा है, उसको सब कुछ खुद पता है, वो कैसे कराएगा? कोर्ट की जरूरत क्यों है? जब दो लोग बेईमानी पे उतर जाएं तभी कोर्ट की जरूरत है। अगर एक भी कोई बेईमान नहीं है, बच्चे तो बेईमान नहीं है, और अगर एनटीए भी ईमानदार हो जाए और वो क्लियर कह दे कि हम लोग तो इसे ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, कोर्ट की जरूरत नहीं। कोर्ट में आज एनटीए थोड़ी गई है, बच्चे गए हैं, वो विक्टिम है, एनटीए तो अपने आप को डिफेंड कर रही है, नहीं 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 हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है। सर, आए दिन मतलब जो पेपर हो लीक हो जा रहे हैं, स्कीम हो जा रही हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी का भी एक बड़ा रोल है? ऐसा नहीं है, देखिए हर चीज़ के फायदे नुकसान होते हैं, टेक्नोलॉजी का हमें फ़ायदा भी बहुत हुआ है। अगर कुछ नुकसान है तो उनका सॉल्यूशन निकलता है। जैसे जब टीचर्स ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया तो उनके वीडियोज लीक हो जाते थे, उनको लगा यार ये तो बड़ा गड़बड़ है। फिर क्या हुआ, उसके बाद इतने हार्ड DRM आ गए, आज वीडियो लीक नहीं होते। तो सरकार उस सिक्योरिटी पे काम कर नहीं रही, वरना सिक्योरिटी इतनी टाइट हो सकती है कि टेक्नोलॉजी से चीज़ें बाहर नहीं आ सकती। वो सिर्फ ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या टेक्नोलॉजी इसी चीज़ में थोड़ी आगे गई है? टेक्नोलॉजी इसी चीज़ में भी आगे गई है कि आप लीक कर ही नहीं सकते, सिस्टम से बाहर पेपर जा ही नहीं सकता। ऐसी सी टेक्नोलॉजी है, बस इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जी अभिनय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मंच पर आए। कैसा अनुभव रहा आपका? दूसरी बार मंच का अनुभव था आपका? मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या बोलूँगा, बट आप लोगों ने ऐसे सवाल पूछे कि मैं भूल गया कि फिर मुझे क्या बोलना है, और तवाड़ मुझे लगा था 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, क्या ही बोलूँगा, बट बहुत मज़ा आया। मतलब आपने सच में ऐसी बातें थी अंदर जो निकलवा ली, जो शायद मैं अपने आप से नहीं सोच पाता बोलते वक्त, बट जब आपने क्वेश्चन पूछे तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा अनुभव रहा। और आप सच में पहले से ये काम कर रही हैं। ये आज नीट लीक का पेपर, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि सारी मीडिया आज इसलिए बहुत बोल पा रही है कि सरकार भी बहुमत में नहीं है, थोड़ा सा लोगों का डर कम हुआ है। और ये अभी से नहीं, पहले ही हो गया था, जून जुलाई से ही देख रहे थे कि अब मीडिया वाले थोड़े थोड़े लाइन पे आ रहे हैं, सरकार की खामियां भी बता रहे हैं, वरना उससे पहले
लीक बेरोजगारी पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा था, बट आपने हमेशा उठाया, जब जब लीक हुआ है तब तब आपने क्वेश्चन उठाए। और ऐसे लोगों का, आप जैसे चैनल वाले लोगों का होना देश में बहुत ज़रूरी है आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि कमियां हमेशा रहेंगी, शिकायतें हमेशा रहेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अब मोदी जी आ गए और परमात्मा का अवतार हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, किसी को कोई शिकायत ही नहीं रहेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, शिकायतें हमेशा रहेंगी और हैं, और सरकार की जिम्मेदारी है कि उन शिकायतों को लोगों की दूर करना चाहिए। इसीलिए सरकार भी है, जनता है तो सरकार है, तो हम लोगों को खुश रखना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया।